हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज में और आप सबका स्वागत है बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। रोज हम वीडियो लेके आते हैं जहाँ पे हम बिजनेस न्यूज़पेपर्स के सबसे बेस्ट आर्टिकल्स को एनालाइज करते हैं सिंपल लैंग्वेज में, इनका क्या कॉज है और क्या इफेक्ट है हमारी लाइफ पर, ओवरऑल इम्प्लीकेशंस क्या है हमारे देश पर चाहे हम पर, कैसे हमसे जुड़ी हैं ये चीज़ें। अब आज कुछ बहुत ही बढ़िया टॉपिक्स हैं हमारे पास, तो मैं सबसे पहले आपको टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो हम डिस्कस करेंगे और क्या क्या एनालाइज करेंगे। सबसे पहला ही आर्टिकल है क्रूड प्राइसेस $85 से $100 के बीच में नियर टर्म में होवर करेंगे। ये बोला है S&P ग्लोबल ने। S&P काफ़ी एक रिनाउंड एनालिस्ट है एंड रेटिंग एजेंसीज भी है। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिए, तो क्यों दिए, किस बेसिस पे दिए, हम ये समझेंगे कैसे इन्होंने डिसाइड कर लिया कि क्रूड 85 से 100 के बीच में ही रहेगा। इसके अलावा करीब 450 प्रमोटर्स, मतलब कंपनी के जो मालिक हैं, लिस्टेड कंपनीज है हमारी स्टॉक मार्केट में, उन्होंने 450 प्रमोटर्स ने अपने स्टेक्स बेचे हैं जब मार्केट बढ़ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग तो खरीद रहे हैं इस टाइम पे। तो प्रमोटर्स जो कंपनी के मालिक हैं वो क्यों बेच रहे हैं, ये भी हम जानेंगे आज के ही इस आर्टिकल में। इसके अलावा गवर्नमेंट अब इंटरसेप्ट कर सकती है और स्टॉप कर सकती है मैसेजेस को, जो भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से। अब गवर्नमेंट ने नया बिल पास किया है जिसके अकॉर्डिंग वो हमारे सारे कम्युनिकेशन को कभी भी इंटरसेप्ट कर सकती है, मतलब पढ़ सकती है और जाने से रोक भी सकती है और रिसीव करने से। फिर है लेबर रिफॉर्म्स के बारे में। इंडिया में करीब 40 सेंट्रल लॉज हैं, 100 स्टेट लॉज हैं, 100 स्टेट लॉज लेबर रिलेशंस के लिए लेबर लॉज हैं, लेकिन ना तो उससे लेबर ही खुश है बहुत ज़्यादा और ना ही उससे कंपनीज खुश है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हेल्प करेंगी हम ये भी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद क्रिटिकल मिनरल माइनर्स के बारे में बात करेंगे। क्रिटिकल मिनरल हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे पिछले दशकों में पेट्रोल डीजल की जिसकी कंट्री के पास था वो राजा था। अब क्रिटिकल मिनरल्स ऐसी चीज़ हो गई है, मेटल्स जो किसी भी कंट्री को बहुत पावरफुल बना सकती हैं। इसके अलावा वाटर स्ट्रेस इंडिया की क्रेडिट स्ट्रेंथ को हर्ट कर रहा है। कैसे? इंडिया के क्रेडिट रेटिंग, जैसे आपका क्रेडिट स्कोर होता है वैसे इंडिया का क्रेडिट स्कोर है, जिसे वाटर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, पानी की वजह से। अब ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है। और लास्ट में अडानी ग्रुप ने कमिट किया है 1.3 ट्रिलियन रुपीस फाइनेंशियल ईयर 2025 में कैपेसिटी बूस्ट करने के लिए। तो पैसा कहाँ से रेज कर रहे हैं, कैसे ला रहे हैं और कहाँ लगाने वाले हैं, कौन कौन से अडानी ग्रुप की कंपनीज को बेनिफिट होगा और कौन कौन से कंपेटिटर्स हैं जिनको इससे डरना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के न्यूज़पेपर में। तो इंट्रो में मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया, लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि आज क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी एक्सटेंसिव हैं ये टॉपिक्स भी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। क्रूड प्राइसेस में होवर अराउंड $85 to 100 इन द नियर टर्म, S&P ग्लोबल का ही कहना है। सबसे पहले मैं टाइटल को ही एनालाइज कर दूं तो क्रूड, कभी भी कोई पूछे कि तेल के दाम क्या चल रहे हैं, पेट्रोल के, तो आप देखेंगे यूएस में इसे गैसोलिन कहते हैं, गैस बोलते हैं, इंडिया में इसे हम पेट्रोल कहते हैं। लेकिन ओवरऑल हम लोग पेट्रोल नहीं इंपोर्ट करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड। ये होता है ब्रेंट क्रूड, एंड इसी से पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, कैरोसिन निकलता है और ये बहुत सारे पेट्रोकेमिकल निकलते हैं, जिसे हम कितनी सारी कंपनीज हैं उन्हें हम पेट्रोकेमिकल कंपनीज बोलते हैं। तो ये वही है, ठीक है। क्रूड प्राइसेस होवर करेंगे 85 से $100, क्या पर लीटर? नहीं, पर बैरल। ये बैरल में नापा जाता है। इसे बैरल मतलब आपने ड्रम्स देखे होंगे इस तरीके के, ये ड्रम्स होते हैं मेटल के, तो ये एक बैरल मतलब एक ड्रम होता है। ये बात हो रही है नियर टर्म मतलब शॉर्ट टर्म की। और S&P क्या है? ये स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, बहुत ही पुरानी एजेंसी है और हर चीज़ के एनालिसिस करती है ये, ओवरऑल कंट्रीज का एनालिसिस, कंपनी का एनालिसिस, और इनके अपने इंडिसेस भी हैं जो बहुत फेमस है, जैसे कि S&P 500। इंडिया में जैसे निफ्टी और सेंसेक्स है, S&P ने वैसे US में बना रखा है S&P 500। इस आर्टिकल पे आ जाते हैं अब हम। जियोपॉलिटिकल सिनेरियो अब बदल रहा है, क्रूड ऑयल प्राइसेस फिर से बढ़ सकते हैं। ब्रेंट क्रूड ऑलरेडी 10% ऊपर है। अगर आप देखें पिछले सबसे पहले हफ्ते से कंपेयर करें जून के, तो ये चल रहा है $85 पर बैरल, 10% बढ़ चुका है। जून के पहले वीक में 10% कम था यहाँ से। तो जोएल हैनली जो ग्लोबल डायरेक्टर है क्रूड और फ्यूल ऑयल मार्केट्स के, क्रूड एंड फ्यूल ऑयल मार्केट्स के, S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स के, उन्होंने बोला कि हमारे एनालिस्ट ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड के दाम बढ़ सकते हैं इन द रेंज ऑफ $85 to 100 इन द कमिंग मंथ। क्यों? यहाँ पे सबसे पहले तो जियोपॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्या होता है? जो ओवरऑल कंट्रीज
के बीच में पॉलिटिकल रिलेशंस होते हैं, जियोग्राफीज के बीच में जो पॉलिटिकल सिनेरियो होता है उसे हम जियो पॉलिटिकल बोलते हैं। जैसे कि अभी कुछ अनसर्टेनिटीज़ है, रशिया यूक्रेन वॉर, इससे रिलेटेड डेली कुछ न्यूज़ आ जाती है, इजराइल और गाज़ा से रिलेटेड न्यूज़ आ जाती है, कभी ईरान से रिलेटेड भी न्यूज़ आ जाती है। सो यहाँ पे ये सारे जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से परेशानी हो सकती है। ओपेक देशों के पास इनफ ऑयल है। ओपेक कौन सी देश हैं जो ऑयल बेचते हैं, इनके पास सप्लाई है बेचने के लिए, जिसकी वजह से पोटेंशियली कोई बहुत बड़ा इंक्रीज नहीं आएगा। जब सप्लाई अच्छी हो, डिमांड नॉर्मल हो, तो प्राइस नहीं बढ़ता, बेसिक इकोनॉमिक्स है। तो सप्लाई अभी ओवरऑल सही है और ओपेक कंट्रीज और ज़्यादा ऑयल सप्लाई कर सकती है। तो ओपेक कौन सी कंट्रीज है? ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। करंटली रशियन ऑयल इंडिया के लिए प्रेफर्ड चॉइस है। आप जानते हैं इंडिया ओपेक से नहीं खरीद रहा है ऑयल, सबसे ज़्यादा ऑयल खरीद रहा है रशिया से, क्योंकि रशिया इंडिया को सस्ते दाम पे ऑयल बेच रहा है। 5 साल पहले रशियन ऑयल सिर्फ 5% होता था इंडिया के टोटल इंपोर्ट का, और अब ये 41% हो गया है। और मैं ये भी बता दूं कि रशिया डिस्काउंट भी देके कोई एहसान नहीं कर रहा है। एक्चुअली दुनिया में सिर्फ 2-3 ही देश है जो रशिया से ऑयल खरीद पा रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे वेस्टर्न सैंक्शन से बहुत डरते हैं। अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज ने भी सैंक्शन लगा रखे हैं उन देशों पर जो रशिया से ऑयल खरीदेंगे, रशिया से कोई भी ट्रेड करेंगे। इंडिया एंड चाइना 2 ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो इन सब के बावजूद रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं बहुत ही सस्ते दाम पर। तो इसीलिए रशिया हमें सस्ते दाम पर ऑयल दे रहा है, क्योंकि उसके पास और कोई बड़ा बायर है भी नहीं इंडिया जैसा। तो ओपेक अभी भी क्रूड ऑयल पे रिलायंट है। फ्यूचर में अगर ओपेक देश मतलब जो सप्लायर्स हैं जो ऑयल बेचते हैं वो लोअर प्राइस पे अगर सप्लाई करें ऑयल को, तो इंडिया का कॉस्ट ऑफ इंपोर्टिंग ऑयल ओपेक से रशिया से भी कम हो जाएगा और इंडिया फिर ओपेक से ऑयल खरीदने लगेगा। तो इसमें कोई फ्रेंडशिप या इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन कंपनीज जो ऑयल खरीदती है, मैं कहूँगा ना कि गवर्नमेंट, ये इमोशनली डिसीजन नहीं लेती है कि रशिया हमारा फ्रेंड है, कोई और हमारा फ्रेंड है। जहाँ हमें सस्ता दाम मिलेगा, जहाँ हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, हम वहीं से ऑयल लेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो एज ऑफ नाउ इंडिया को ह्यूज बूस्ट मिला है, किससे? रशिया के साथ ट्रेड करने से, क्योंकि बहुत बढ़िया डिस्काउंट हमें मिला है। एंड यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखें तो अपसाइड डाउन, ये देखिए, sweet sour crude spreads have turned upside down by actions of OPEC plus and increased production from the West. India now sits very well positioned to take advantage. अब क्या हो रहा है? ओपेक भी, अगर आप देखेंगे रशिया तो हमें कम दाम पर दे रहा था, लेकिन ओपेक ना किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करके प्राइजेस को ऊपर ही रखना चाहता था, क्योंकि ऑफकोर्स अगर आप कोई सामान बेचते हैं तो आप ऊपर ही रखना चाहेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वो लोग भी हार मान चुके हैं। और इंडिया, ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं कि इस वक्त चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर है ऑयल का, इंडिया लेकिन उसे ओवरटेक कर देगा अगले कुछ सालों में, और इंडिया सबसे बड़ा डिमांड बन जाएगा ऑयल का। और जब आप सबसे बड़े कंज्यूमर हो ना किसी भी प्रोडक्ट के, तो आप ज़्यादा बेटर प्राइस नेगोशिएट कर सकते हो, क्योंकि आप सबसे बड़े दुनिया की कंज्यूमर हो। तो अगर कोई 100% ऑयल आपको या 50% भी सप्लाई करने लग जाए तो उसका बहुत बड़ा एडवांटेज दोनों कंट्रीज़ को मिलेगा। सो यहाँ पे इंडिया प्रिपेयर्ड है सारे हर तरीके की चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए और सारे एडवांटेजेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए भी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उनका ये भी कहना है कि प्राइस सेंसिटिव मार्केट लाइक इंडिया क्योंकि प्राइस सेंसिटिव है, 2 रुपये की चीज़ भी अगर यहाँ 3 रुपये की हो जाए या 2.5 रुपये की हो जाए तो उसका डिमांड बहुत चेंज हो जाता है। तो कोल इम्पोर्ट्स will also not be uncompetitive as going forward an oversupplied global market from both Pacific and Atlantic basins। अब बात हो रही है कोल की, तो कोल डिमांड भी इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। क्यों? क्योंकि इंडिया में 72% जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं ये कोल से कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? अच्छी क्वालिटी के कोल्स। इंडिया में कोल्स तो हैं, लेकिन कोल्स में भी डिफरेंट क्वालिटीज़ होती है, और जो ज़्यादा पोटेंट होते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, हमें वो इंपोर्ट करने होते हैं ऑस्ट्रेलिया और दूसरी कंट्रीज से। तो डोमेस्टिक कोल क्वालिटी एक चैलेंज है हमारे लिए, एंड ट्रांसपोर्टेशन हर्डल्स अभी भी है। कोल को पावर प्लांट्स तक लेकर जाना ये एक चैलेंज है एक्चुअली इंडिया के लिए, और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी हुई है इस बार पावर सप्लाई में हमारे पास। सो ओवरऑल इंडिया में जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो रेंज रहेगा 1.5 to 1.7 बिलियन, इस रेंज में रहेगा बिलियन टन कोल का ओवरऑल। एंड इम्पोर्ट्स भी स्टेबल रहेंगे 115 मिलियन टन पे ओवर नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। तो यहाँ पे हमने कोल की भी बात कर ली और बात कर ली ब्रेंट क्रूड की भी। आते हैं दूसरे आर्टिकल पे,
करीब 450 प्रमोटर्स मतलब कंपनी के मालिक ऐसे हैं जो अपने स्टेक्स, जो इनकी होल्डिंग है किसी भी कंपनी में, मान लीजिए 50% है, 40% है, उसको ये कम कर रहा है, अपने शेयर्स को बेच रहे हैं। तो कंपनी का मालिक जब उसके शेयर प्राइस इतने बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़े जा रहे हैं, फिर वहां पर क्यों बेच रहा है, आइए जानते हैं। अराउंड 462 प्रमोटर्स ने ये रिपोर्ट किया है कि वो अपने शेयर होल्डिंग्स को कम कर चुके हैं मार्च में, और ये पिछले 12 क्वार्टर्स मतलब कितने हो गए, 48 महीने, 48 महीनों में 4 सालों में सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा ड्रॉप है प्रमोटर होल्डिंग में। सो पिछले 4 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर से तो ये बढ़े ही जा रहा है। एंड यहाँ पे BSE सेंसेक्स भी ऑल टाइम हाई हिट कर चुका है 78,164 ऑन ट्यूसडे, मतलब कल ही। तो 450 कंपनीज, 462 कंपनीज, ये करीब 15% है ओवरऑल सैंपल का। 289 कंपनीज ऐसी भी है जहां पे प्रमोटर्स ने एक्चुअली और स्टेक बढ़ा दिया है, अपने शेयर्स और ज्यादा खरीद लिए हैं, जो कि सैंपल, ओवरऑल सैंपल के 10% है। तो ज्यादातर प्रमोटर, लेकिन बड़े प्रपोर्शन में हमें देखने को मिला कि जो एक्चुअली अगर आप देखें कि वो सेल कर रहे हैं अपने स्टेक्स को रादर देन वो बढ़ा रहे हैं कंपैरेटिवली। तो बैंकिंग क्राइसिस का एक फियर था जिन्होंने ट्रिगर किया था डिक्लाइन इन मार्केट्स इन मार्च 2023 में। यस, बैंकिंग क्राइसिस को लेके फियर था, लेकिन अब देखेंगे अगर आप बैंक निफ्टी, ठीक है, जैसे निफ्टी है इंडिया में, अगर पूछे कि मार्केट ऊपर है या नीचे, तो आप बोलते हैं निफ्टी ऊपर है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रहा है, सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट। वैसे ही बैंक के बारे में कोई पूछे तो आप बोल सकते हैं ये एक इंडिकेटर है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखिए नया हाई बना चुका है, बैंकिंग क्राइसिस जैसी कोई भी चीज़ अब किसी के दिमाग में नहीं है। तो यहाँ पे ये एप्ट डिसीजन है, करेक्ट डिसीजन है प्रमोटर्स के लिए कि वो कुछ अपने पार्ट ऑफ वेल्थ को कैश में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि इनका पूरा पैसा क्या है, पेपर पे है, राइट, शेयर होल्डिंग में है। तो इसको कैश में कन्वर्ट कब करना बेटर है, जब मार्केट ऊपर पे है, और ये तो लॉक्ड अप भी रहता है जो इनका स्टेक रहता है। तो ये रीजन बताया जा रहा है कि ये सही डिसीजन है कि इन्होंने कुछ शेयर्स बेच दिए। अगर आपके पास हजारों करोड़ या अरबों की शेयर्स है और अगर आप कुछ थोड़ा बहुत बेच देंगे अगर मार्केट बहुत ऊपर है अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए, तो ये कोई खराब डिसीजन नहीं है। तो ये इससे कुछ एसेट परचेज करना चाहते हैं, ज़्यादातर इनका ये कहना है, ये कुछ और काम करना चाहते हैं। सो ये एक आप कह सकते हैं पॉजिटिव वे में भी आप इसे ले सकते हैं, नेगेटिवली नहीं लेना। ज़रूरी नहीं है कि प्रमोटर्स अपने शेयर्स को इस वक्त क्यों बेच रहे हैं, राइट। तो यहाँ पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है, बट यस यहाँ पे कॉशियस रहने वाली बात ज़रूर है। सो वी आर नॉट आस्किंग कि आप पैनिक्ड रहें, बल्कि आप कॉशियस रहें। तो प्रमोटर्स ये सोच रहे हैं कि प्राइजेस अब फंडामेंटल से ज़्यादा बढ़ चुके हैं, फंडामेंटली जो कंपनीज है वो उनसे ज़्यादा हो गई है, और जहाँ पे भी एब्यूलेंस होता है मार्केट में या जब इकोनॉमी अच्छी हो रही होती है, तो प्रमोटर्स के पास आइडियाज़ होते हैं नए वेंचर्स के। तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो एक ही कंपनी पे फोकस करे, हो सकता है वहाँ उस कंपनी से कुछ शेयर्स बेच करके, क्योंकि इकोनॉमी इतनी अच्छी कर रही है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, वो कहीं और इन्वेस्ट करे। और ये भी एक कॉमन रीज़न होता है प्रमोटर्स के लिए ये करना। तो ये कुछ पॉजिटिव रीजंस बताए गए हैं ओवरऑल। जैसे कि अगर आप की प्रमोटर स्टेक सेल्स देखें तो इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो एयरलाइंस का आपने नाम सुना होगा, इंडिया में सबसे बड़ी एयरलाइंस ही है। इनके जो प्रमोटर है इन्होंने स्टेक सेल किया है 2% का, 3700 करोड़ का। फार्मास्यूटिकल मेजर सिप्ला का आपने नाम सुना होगा, इन्होंने 2.7% स्टेक बेचा है 2700 करोड़ का। तो यहाँ पे ये बड़े बड़े स्टेक सेल हमें देखे गए ओवरऑल। आते हैं दूसरे आर्टिकल पे। गवर्नमेंट अब इंटरसेप्ट कर सकती है और स्टॉप कर सकती है हमारे पर्सनल मैसेजेस को। क्या है ये? टेलीकॉम एक्ट। टेलीकॉम एक्ट आज से किक इन हुआ है, पार्शली, नॉट कंप्लीटली बट पार्शली। तो जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें आई है नई, और क्या क्या अपडेट्स हैं। तो सर्टेन चंक्स हैं टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट के, मतलब कुछ पार्ट इस एक्ट का इफ वेडनेसडे से लागू हो जाएगा, मतलब आज से, जिसकी वजह से सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स इंटरसेप्ट कर पाएंगी मैसेजेस, और टेलीकॉम नेटवर्क्स का भी पोजीशन ले पाएंगी पब्लिक सेफ्टी के लिए या फिर ड्यूरिंग इमरजेंसीज। जैसे कोई भी बहुत बड़ा राइट हो जाए, कुछ भी दंगा फसाद हो जाए, तो इस वक्त पे गवर्नमेंट का कहना है इस रीज़न से हम टेलीकॉम नेटवर्क भी अपने पोजीशन में ले सकते हैं पूरा का पूरा। तो यहाँ पे नए रूल्स लाए जा रहे हैं, जैसे कि राइट ऑफ वे फॉर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पेनल्टीज ऑन सिम ओनरशिप विल ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटेड। सिम ओनरशिप पे भी पेनल्टीज लगेंगी, जो हम जानेंगे क्या है।
तो अगर आप देखें तो काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन भी होने थे, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की बात हो रही थी। ये नई टेक्नोलॉजी है जो टेलीकॉम फॉलो नहीं करता, उन्हें नहीं पता होगी, राइट। इसके अलावा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऑफ यूजर्स, अगर आप सिम लेने जाते हैं, और स्मूथर टेलीकॉम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें इंप्लीमेंट की जा रही है। सेक्शन 1 से लेके करीब 62 तक ऐसे सेक्शंस हैं जो पास किए गए हैं पार्लियामेंट में दिसंबर में पिछले साल, जो वेंसडे से लागू हो जाएंगे। एंड यहाँ पे कुछ क्रूशल चीज़ें हैं, क्रूशल अपडेट्स हैं जो यहाँ पे लाया गया है। जैसे 2019 में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया था लोकसभा को कि करीब 10 सेंट्रल एजेंसीज इंक्लूडिंग सीबीआई, ईडी, आईबी अब कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर सकती है अगर इन्हें होम सेक्रेटरी का प्रायर परमिशन मिल जाए, जो यूनियन होम सेक्रेटरी है। तो ये 10 कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो हमारे फ़ोन को ट्रैक कर सकती हैं, हमारे ओवरऑल फ़ोन को इंटरसेप्ट कर सकती हैं मैसेजेस और टेक्स्ट पढ़ने के लिए। यही सेम सेक्शन है जो अलाउ करता है स्टेट्स और सेंट्रल को कि वो किसी भी सर्विस के नेटवर्क को पब्लिक इमरजेंसी के टाइम पे ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है अपने पास। ओवरऑल इन्होंने मैसेज को भी डिफाइन किया है, जैसे कि मैसेज क्या हो गया, कोई साइन, सिग्नल, राइटिंग, टेक्स्ट, इमेज, साउंड, वीडियो, डेटा स्ट्रीम, इंटेलिजेंस या कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू भेज रहे हैं वो मैसेजेस में आते हैं जिनको ये पढ़ सकते हैं ओवरऑल। एंड मैसेजेस जो हम इंटरनेट बेस्ड मैसेजिंग सर्विसेज के द्वारा भेज रहे हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम, जो इनक्रिप्टेड बोलता है अपने आप को, वो भी इसी एक्ट में आएंगे। तो व्हाट्सएप के इनक्रिप्शन का क्या कुछ काम है? अगर व्हाट्सएप आपको बोल रहा है मैसेजेस आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, आई डोंट थिंक इट डज मेक सेंस फॉर अस नाउ। तो यहाँ पे OTT सर्विसेज कवर्ड नहीं है इस एक्ट के अंदर, एंड इसके लिए आगे और फर्दर क्लैरिटी भी आएगी। बात करते हैं अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे। अप्रैल में व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट को कहा कि अगर इंक्रिप्शन ऑफ मैसेजेस हमें तोड़ने पड़े तो सोशल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म इंडिया से चला जाएगा, इंडिया में काम ही नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों को यही तो बोल के हमारी सर्विसेज दे रहे हैं कि मैसेजेस कोई नहीं पढ़ सकता, पूरी तरीके से इंक्रिप्टेड है। और इन्होंने पिटिशन भी फाइल किया था चैलेंज करते हुए 2021 के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को एंड रूल्स को फॉर सोशल मीडिया। ठीक है, इन्होंने इस एक्ट को चैलेंज भी किया है, ऐसा नहीं है। और उन्होंने कहा कि दे रिक्वायर्ड द मैसेजिंग ऐप टू ट्रेस चैट्स एंड मेक प्रोविजंस टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट चाहती है ये सारी चीज़ें कि पता चले कि सबसे पहले मैसेज या रूमर किसने फैलाया, किसने शुरुआत की। तो यहाँ पे ट्रेस करने के लिए गवर्नमेंट यूज़ करना चाहेगी ऑफकोर्स व्हाट्सएप को भी, टेलीग्राम को भी और सिग्नल जितने भी ऐप्स हैं। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है टेलीकम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन सर्विस का, ये डाइल्यूटेड है, एम्बिगुअस है, मतलब कंफ्यूजिंग है। और ऑनलाइन कम्युनिकेशन जैसे व्हाट्सएप, जूम, ये भी इसके अंदर आ सकते हैं। ये कहना है डिजिटल राइट्स ग्रुप इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन का ऑन ट्यूसडे। तो ओवरऑल एफर्ट्स डाले जा रहे हैं कि फाइनलाइज किया जाए, क्योंकि पूरी तरीके से नियम अभी नहीं आया, अभी पार्शली आया है। तो हमें देखना होगा कि ये जो रूल्स हैं क्या रहेंगे इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए, जो है व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल पे। एंड इंटरसेप्शन ऑफ कॉल्स, मैसेजेस ऑन ग्राउंड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, ये हर कंट्री करती है, सिर्फ इंडिया नहीं है। यूएस वगैरह आप जानते हैं कि पूरी तरीके से करता है कि इनके सिटीजन्स क्या बात कर रहे हैं, हर चीज़ ट्रैक की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया कोई ऐसी कंट्री होगी जो ये काम करेगी। तो रेलेवेंट सेक्शंस हैं, अपडेटेड रूल्स हैं राइट ऑफ वे के लिए, और इस एक्ट में पब्लिक एंटिटीज़ और को लेके डेफिनेशंस को लेके काफ़ी सारे चेंजेस हैं जो हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे। हमने जो डिस्कस किया है वो था इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओवरऑल। सो आते हैं दूसरे आर्टिकल पे, जो है एक एडिटोरियल आर्टिकल। ये है लेबर रिफॉर्म्स के बारे में। मैं आपको बता रहा था कि 40 सेंट्रल और 100 स्टेट लॉज हैं लेबर रिलेशंस को जो गवर्न करते हैं इंडिया में। आप ये सोचिए, इतने लॉ, अगर आप कंपनीज हैं तो आपका आधा समय सिर्फ लॉज फॉलो करने में चला जाएगा। अगर आप मल्टी स्टेट्स में काम करते हैं, अलग अलग स्टेट्स में, तो आप पूरे दिन ये सोचते रहेंगे कि आपने कहीं गुजरात का नियम तो नहीं तोड़ दिया, या तमिलनाडु का नियम तो नहीं तोड़ दिया, या बिहार का नियम तो नहीं तोड़ दिया। इतने सारे अलग अलग लॉज हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर आप देखेंगे लिखा हुआ है कि वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सब्जेक्ट हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का अलग है, वर्किंग कंडीशंस का अलग है, सोशल सिक्योरिटी का अलग है, वेजेस का अलग है। तो ओवर द ईयर्स, पिछले कुछ सालों में लेबर लॉज की जो मल्टीप्लिसिटी है, मल्टीपल लेबर लॉज हैं, ठीक है, और कई सारे बहुत ही आर्केइक प्रोविजंस हैं, इनकंसिस्टेंट डेफिनेशन है, बहुत कंफ्यूजन, एम्बिग्विटीज है,
ऐसी चीज़ें हैं जो कॉन्ट्रडिक्ट करती है एक दूसरे को, इसकी वजह से कंप्लायंस बहुत डिफिकल्ट हो गया है। अगर मैं लॉज ऐसे बना दूं जो इतनी कंफ्यूजिंग हो कि आप फॉलो करें, तब भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप 100% फॉलो कर पाए। कुछ ना कुछ ऐसा नियम ज़रूर होगा जो आप तोड़ रहे होंगे। तो क्या फ़ायदा है ऐसे नियम का? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इंडिया में भी ऐसे ही सीन है, स्पेशली टैक्सेशन को भी लेके ऐसे था कि आप क्रिमिनल तो है ही, क्योंकि लॉज ऐसे बने कि उनको 100% फॉलो करना पॉसिबल ही नहीं हुआ, इतने एम्बिगुअस है। तो क्या होता है इससे, हर लोग कोई भी कहीं भी फंस सकता है, भले ही वो सही कर रहा हो। तो मल्टीप्लिसिटी एक तो रीज़न था कि बहुत सारे हैं, उसके अलावा कॉम्प्लेक्स भी बहुत थे, जिसकी वजह से इंडिया में क्या है, कंपनी सेटअप करना बड़ा मुश्किल था। क्योंकि कंपनी सेटअप करती है आपको कितने, करीब करीब 100-150 लॉज फॉलो करने पड़ जाएंगे इंडिया में, अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, और वो भी कंफ्यूजिंग लॉज। तो इस इशू को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया। इन्होंने कहा हम लेबर लॉज को ना सिंप्लीफाई कर देंगे, सिर्फ 4 कॉम्प्रिहेंसिव लेबर कोड रखिए। 4 कोड कौन कौन से हैं? तो अगर देखिए 44 एग्जिस्टिंग सेंट्रल लॉज, 29 सेंट्रल लेबर लॉज, इनको कंसोलिडेट किया गया। कंसोलिडेट मतलब एक जुट कर दिया गया, मिला दिया गया, और 4 मेन लेबर कोड निकाल दिए गए। सबसे पहला क्या है, कोड ऑन वेजेस 2019, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। ये ओवरऑल इस तरीके के कोड्स लाए गए 4, ठीक है। तो 4 मेन लेबर कोड है, एंड दोनों हाउसेस से इन्हें परमिशन मिल गई, पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट का भी एसेंट मिल गया, और जो ड्राफ्ट था सेंट्रल रूल्स का, सारे लेबर कोड का, ये प्री पब्लिश हो चुका है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। अब 4 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, ठीक है, 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके बेनिफिट्स अभी भी लोगों को नहीं हो रहे हैं पूरी तरीके से। क्यों नहीं हो रहे हैं? अगर इस रिगार्ड में अगर आप देखें तो जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, रिपोर्टेडली प्लान कर रहा है कि वो ट्रेनिंग वर्कशॉप कंडक्ट करेगा स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ ऑफिशियल्स के लिए। क्योंकि भाई जब आप नए लॉज ला रहे हो तो आपको अपने जो इंस्पेक्टर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, सबको फेमिलराइज कराना होगा नए लेबर कोड से, तो इसमें बहुत समय लग रहा है। इस इनिशिएटिव को वेलकम करना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्योंकि क्या है, इससे ईज ऑफ बिजनेस भी बढ़ेगा, ठीक है। लॉस हमें पता है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हाँ मुझे ये करना है या ये नहीं करना है, सिंप्लीफाइड होंगे लॉज, और ऐसा नहीं कि एक चीज़ को लेकर 10 लॉ होंगे। कंसोलिडेट आप कर देंगे तो जो भी लॉज आप कह सकते हैं मल्टीपल लॉज बने थे एक ही चीज़ के लिए, वो मल्टीप्लिसिटी अब खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ बड़े सिग्निफिकेंट चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल ये इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी है एम्प्लॉयर्स की, जहाँ पे इन्हें काफ़ी सारे फ्लेक्सिबल चीज़ें और काफ़ी रिलैक्सेशंस भी दिए गए हैं। वर्कर्स के लिए भी अच्छे रूल्स लाए गए हैं। तो देखिए होता क्या है, जब आप एक जगह पे 150 लॉज बना देंगे, ठीक है, तो होगा ये कि ना इससे तो लेबर ही खुश होगा, और ना ही इससे कौन खुश होगा, एम्प्लॉयर। क्योंकि इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अगर लॉज होंगे तो क्या कोई लेबर समझ पाएगा कि उसके राइट्स क्या हैं? नहीं समझ पाएगा। और कंपनीज भी बहुत कंफ्यूज रहेंगी इन चीज़ों को लेके, और डरी हुई भी रहेंगी, राइट। सो डिस्ट्रस्ट भी बढ़ेगा लेबर और उसके एम्प्लॉयर के बीच में। तो एक रीसेंट स्टडी की गई, उसमें पता चला कि ओवरऑल 24 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को ने कुछ रूल्स बनाए हैं अंडर ऑल 4 कोड्स। वेस्ट बंगाल, मेघालय, नागालैंड, लक्षद्वीप एंड दादरा नगर हवेली, ये तो अभी फॉर्मुलेट कर रहे हैं रूल्स, ठीक है, अभी बाकी है। तो क्लियरली सेंट्रल चाहता है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, वो चाहता है कि कोड्स इम्प्लीमेंट हो जब सारे स्टेट्स रेडी हो, क्योंकि खाली सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले ये नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि लीगल इश्यूज फिर चलते रहेंगे 10 साल तक। तो सारे स्टेट्स को भी यहाँ पार्टिसिपेट करना होगा, और सेंट्रल ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम किया है लेबर कोड को लेके कि वो स्टेट्स को इंक्लूड कर रहा है। तो इंडिया को मॉडर्न लेबर लॉज की ज़रूरत है, थोड़े सिंपल लॉज की ज़रूरत है जो लोग समझ पाए अपने राइट्स को, ताकि एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट कदम है, ताकि हम मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ा पाएँ ओवरऑल, और हमारी कम्पिटिटिवनेस भी इंक्रीज कर पाएँ। तो ये रहा हमारा आज का एडिटोरियल आर्टिकल, और ये था इस ऑथर का ओपिनियन लेबर लॉज के बारे में। आते हैं दूसरे आर्टिकल पे, मीट इंडियाज क्रिटिकल मिनरल माइनर्स। कल ही हमने डिस्कस किया मिनरल कंपनीज के ऊपर, माइनिंग कंपनीज के ऊपर, कि इंडिया में इस बार माइनिंग के ऑक्शन हुए, सरकार ने काफ़ी सारे साइट्स अनलॉक किए, ये थे क्रिटिकल मिनरल के, ठीक है। कल वाला आर्टिकल चेक कीजिएगा, इसमें अच्छे से समझाया है मैंने कि क्या होते हैं और क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगले 50-100 सालों में। यहाँ पे क्या देखने को मिला, हमें ये देखने को मिला कि कंपनीज इंटरेस्टेड ही नहीं है, बड़ी कंपनीज। क्यों?
क्योंकि उन्हें डेटा समझ में नहीं आ रहा, उन्हें लगता है कि डेटा पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। जैसे आप बोल रहे हो कि ये पूरी फील्ड है, ये कोयले की, मैं ये ऑक्शन कर रहा हूँ, कोई कंपनी आके इस पर बिड कर सकती है ऑक्शन में, ठीक है, मैंने टेंडर निकाल दिया, लेकिन मैं ये क्लियरली नहीं सेट कर पा रहा हूँ कि इससे कितने रिसोर्सेज निकल सकते हैं, कितना इसमें है, क्या क्वालिटी है। तो इससे क्या होगा, कंपनीज तो अरबों रुपए लगा देंगी, लेकिन उन्हें बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो हमें देखने को मिला कि बड़ी कंपनीज ने सबने इस बार पार्टिसिपेट करना अवॉइड किया ऑक्शन में, और ये कुछ कंपनीज है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है बड़े अच्छे से, एक्साइटमेंट से। तो कौन है ये कंपनी? तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इंडिया का फर्स्ट क्रिटिकल मिनरल ऑक्शन था, एंड टेपिड रिस्पॉन्स मिला बिग प्लेयर से, एंड जो सक्सेसफुल बिडर थे ये एक्चुअली लेसर नोन नेम्स है, इन्हें लोग जानते नहीं। तो कौन है ये? और ओवरऑल अगर आप देखें तो आज स्टॉक मार्केट में मिनरल एंड माइनिंग कंपनीज के आप शेयर प्राइस देखिए, आज टॉप गेनर सबसे ज़्यादा जो बढ़ा हुआ 10% बढ़ा हुआ स्टॉक है, कौन सी कंपनीज है? ये है माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर से। ये न्यूज़ आते ही 10% इनके स्टॉक्स बढ़ गए हैं। तो आप मुझे खुद बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन से स्टॉक्स हैं जो टॉप गेनर हैं माइनिंग और मिनरल से। तो 5 कंपनीज हैं जिन्होंने बिड सिक्योर किया। इसमें ग्रेफाइट के कुछ ब्लॉक थे, मैंगनीज, फॉस्फोराइट, लिथियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे 13% से 400% तक का प्रीमियम था। और ओवरऑल साइट्स कहाँ थी? ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो ऑक्शन प्रीमियम क्या होता है? एक एडिशनल फाइनेंशियल कमिटमेंट जो बिडर देता है, ठीक है, ओवर एंड अबव द बेस प्राइस। जो भी बेस प्राइस 100 रुपये फिक्स है, उसके ऊपर चाहे आप 15% का प्रीमियम दे रहे हैं या 400% का प्रीमियम दे रहे हैं, इसे हम ऑक्शन प्रीमियम बोलते हैं। और ओवरऑल ये परसेंटेज में इसे अकाउंट किया जाता है। तो कौन सी कंपनी है? सबसे पहले है डालमिया भारत रिफ्रैक्टरीज, नाम सुना होगा, इसका स्टॉक प्राइस भी आप चेक कर सकते हैं। डालमिया भारत लिस्टेड भी है। 45% का इन्होंने प्रीमियम पे किया। और इन्होंने मिनरल क्या लिया है? ग्रेफाइट, जो लिथियम आयन बैटरीज में यूज होता है, ईवीज एंड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज के लिए। ये इसके लिए इन्होंने ऑक्शन किया और बिड को जीता है। तो काफ़ी पुराना ग्रुप है ये, 1939 से ये ग्रुप है, और इस फील्ड में ओवरऑल अब ये आगे ग्रो करना चाह रहा है। इसके अलावा है अग्रसेन स्पॉन्ज। अग्रसेन का भी नाम सुना होगा जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। उन्होंने बाबाजी ग्रेफाइट एंड मैंगनीज ब्लॉक इन्होंने लिया है। बियारपल्ली ग्रेफाइट एंड मैंगनीज ब्लॉक उड़ीसा में, ठीक है। तो मैंगनीज और ग्रेफाइट ये दोनों क्रूशियल एलिमेंट्स हैं किसके लिए? लिथियम आयन बैटरीज के लिए। और मैंगनीज यूज होता है स्टील मेकिंग में, ग्रेफाइट यूज होता है बैटरीज में। 85% का प्रीमियम पे किया इन्होंने बाबजा ब्लॉक के लिए, और 70% बियारपल्ली ब्लॉक के लिए। तो पिछले 20 साल से इनको एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक आयरन और स्टील में। और यही एक कंपनी है जो 2 ब्लॉक अभी रिसेंट ऑक्शन में सिक्योर जिन्होंने किया है। इसके अलावा कुंदन गोल्ड माइंस, इन्होंने लिया है अखरकदा ग्रेफाइट ब्लॉक उड़ीसा में। ग्रेफाइट क्रूशल है लिथियम आयन बैटरी के लिए, और ये दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड ग्रुप है एंड ऑपरेट करता है गोल्ड रिफाइनरी, बुलियन इंपोर्ट, पर्सनल केयर, एनर्जी, गोल्ड ज्वेलरी, इन सारे सेक्टर्स में। इसके अलावा सागर स्टोन इंडस्ट्रीज 400% का इन्होंने प्रीमियम पे किया। एंड फोस्फोराइट जो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर के लिए बहुत वाइटल है, जबलपुर बेस्ड कंपनी आई है जिन्होंने यहाँ पे बिड किया। और माइकी साउथ माइनिंग, इन्होंने कटगोरा लिथियम और रेयर अर्थ मेटल ब्लॉक एलिमेंट ब्लॉक्स के लिए बिड किया, जो है छत्तीसगढ़ में। तो लिथियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, बैटरीज के लिए, सोलर एनर्जी के लिए, कहीं भी आपको एनर्जी स्टोर करना है तो लिथियम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 3 साल पुरानी कंपनी है, ठीक है। कंट्री की पहली कंपनी है जिन्होंने लिथियम माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट लिया। सबसे पहली कंपनी कौन है? माइकी साउथ माइनिंग। सिर्फ 3 साल पुरानी कंपनी है, ठीक है। एंड ये प्राइमरी इन्वॉल्व है माइनिंग में, एग्लोमरेशन में, हार्ड कोल, ठीक है। और इसके अलावा एंथ्रासाइट माइनिंग में, बायोटुमिनस कोल और इससे रिलेटेड ऑपरेशंस में ये इन्वॉल्व है। तो ये थी वो सारी कंपनीज जिन्होंने इंडिया का सबसे पहला फर्स्ट क्रिटिकल मिनरल ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके टेंडर्स जीते हैं। इन्होंने ऑक्शन में बिड किया और ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लिए। वाटर स्ट्रेस टू हर्ट इंडिया क्रेडिट स्ट्रेंथ। मूडीज भी एक बहुत फेमस एनालिटिक्स कंपनी एजेंसी है, ये एनालिस्ट भी है, रेटिंग्स एजेंसी भी है, बहुत सारे काम करती हैं, ठीक है। तो मूडीज भी S&P की तरह ही है, क्रेडिट रेटिंग भी करती है। तो इनका ये कहना है कि वाटर स्ट्रेस की वजह से इंडिया का क्रेडिट स्ट्रेंथ कम होगा। क्रेडिट स्ट्रेंथ मतलब मैंने क्या बताया?
क्रेडिट रेटिंग की तरह, जैसे क्रेडिट कार्ड लेने से पहले आपको करना होता है, जहाँ पे चेक किया जाता है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग क्या है। अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छी है तो आपको लोन ज़्यादा मिलता है, इंटरेस्ट भी कम पे करना होता है। क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है तो लोन कम मिलता है और इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना होता है। तो इंडिया में वाटर शॉर्टेज एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस बन चुका है एंड हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को ये हर्ट कर सकता है बहुत ही बुरी तरीके से। ये डेट्रीमेंटल है हमारे क्रेडिट हेल्थ के लिए एंड इंडस्ट्रीज के लिए भी जो वाटर पे रिलाई करती हैं, जैसे कि कोल पावर जनरेटर, स्टील मैन्युफैक्चरिंग। ये कहना है मूडीज का। तो रेटिंग एजेंसी ने यह भी कहा कि वाटर सप्लाई के शॉर्टेज की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हमें बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। ओवरऑल हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन खराब हो सकता है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, महंगाई दर, फूड इन्फ्लेशन तो वैसे ही बहुत बढ़ा हुआ है। अगर आप सब्जियों के दाम देखें, दाल के दाम देखें, पल्सेस के बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। और यहाँ पे ओवरऑल बिजनेसेस और जो कम्युनिटी जो सोशल अनरेस्ट करती हैं, ये इनको अफेक्ट कर सकता है। सो ओवरऑल इंडिया की जो वॉलेटिलिटी है ग्रोथ में, ये बढ़ सकती है और इंडिया की एबिलिटी टू विथस्टैंड शॉक्स ये भी कम हो सकती है। तो मतलब इंडिया की ओवरऑल ये एबिलिटीज़ को हर्ट करेगा। तो सेवरल सिटीज़ जैसे दिल्ली में अगर आप देखें तो एक्यूट वाटर शॉर्टेज है। अभी हम एक न्यूज़ भी देख रहे थे, पता नहीं कितना सच है, कि लोग हड़ताल कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे वाटर शॉर्टेज के अगेंस्ट और उन पे वाटर कैनन से ही अटैक किया फायर ब्रिगेड ने। तो पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है एंड इंडिया में रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, शहर में बदले जा रहे हैं गाँव को, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इकोनॉमी बहुत तेज़ी से डेवलप कर रही है और पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो हमें जिसकी ज़रूरत है। चाहे आप कोल्ड ड्रिंक पिए, कुछ भी पिए, हर चीज़ में पानी का उपयोग बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा हम डिपेंडेंट हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें, मार्केट फॉर ग्रीन सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड GSS बॉन्ड्स इन इंडिया में बहुत छोटे हैं। ठीक है, ये बॉन्ड्स की बात देखिए मैं नहीं करूँगा, आपके लिए कन्फ्यूजिंग होगा। ठीक है, तो हम कंफ्यूज नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आप ये देखें सेंट्रल ने डबल किया है अपने बजट को डिपार्टमेंट फॉर वाटर रिसोर्सेज के लिए और रिवर डेवलपमेंट के लिए। गंगा रेजुविनेशन पता नहीं कितने 20-30 साल से चल रहा है इस वक्त, जिसके लिए $2.52 बिलियन का बजट है 2025। ठीक है, 2025 के लिए, 2020 से शुरू था ये, मतलब पिछले 5 साल में $2.5 बिलियन का मतलब होता है करीब करीब 20,000 करोड़। ठीक है, इतने। और इंडिया वर्ल्ड बैंक के साथ काम कर रहा है नेशनल ग्राउंड वाटर को इंप्रूव करने के लिए। टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ भी $1.5 बिलियन का है, मतलब करीब 10-12 हज़ार करोड़ का। तो ओवरऑल इंडिया की ओवरऑल जो अवेलेबिलिटी है ना पर पर्सन, वो ड्रॉप हो गई है टू 1367 क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये ड्रॉप होगी 2031 तक, माफ़ कीजिएगा अभी ड्रॉप नहीं हुई है, 1367 क्यूबिक मीटर हो जाएगी 2031 तक, जो ऑलरेडी बहुत कम है। यह है 1486। तो 1700 के नीचे जो भी आ जाए ये वाटर स्ट्रेस पे के कैटेगरी में आ जाता है एंड यहाँ पे ये स्केर्सिटी इंडिया को बहुत परेशान कर सकती है। आते हैं लास्ट आर्टिकल पे। अडानी कमिट्स 1.3 ट्रिलियन रुपीस इन FY25 टू बूस्ट कैपेसिटी। अडानी ग्रुप प्लान कर रहा है 1.3 ट्रिलियन रुपीस खर्च करेगा। ठीक है, ये कहाँ रेज करेगा? अप टू $3 बिलियन इक्विटी में। ठीक है, इक्विटी मतलब कंपनीज के शेयर को बेच करके करेगा, फंड करने के लिए प्रोजेक्ट्स को। पोर्टफोलियो क्या क्या है इनका? अडानी ग्रीन एनर्जी इन्वेस्ट करेगा 34,000 करोड़। गुजरात के खावड़ा में इनकी फैसिलिटी है, उसको एक्सपैंड करेगा, अडानी ग्रुप का ये कहना है। इसके अलावा ये $100 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहता है अगले 10 साल में एनर्जी ट्रांजिशन में, क्योंकि एनर्जी ट्रांजिशन इंडिया भी कर रहा है। क्या ट्रांजिशन कर रहा है? कोल से हम कहाँ जा रहे हैं? क्लीन में। ठीक है, उसके अलावा जो हमारी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, टेक्नोलॉजी, उसको भी हम कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? क्लीन एनर्जी में। तो सोर्स और यूसेज दोनों में ट्रांजिशन हो रहा है, जिसमें $100 बिलियन खर्च करना चाहता है ओवरऑल। एंड इनका ये भी कहना है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी लाएगा अपने एयरपोर्ट बिजनेस का बाई FY28। तो एयरपोर्ट कंपनी भी अभी अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर ही आती है। तो ग्रुप डेट को भी रिफाइनेंस करना चाहता है, 3 से 4 बिलियन के डेट को रिफाइनेंस करेगा और अनदर $1 बिलियन रेस करेगा दूसरे डेट से। उधार की बात कर रहे हैं हम, डेट इंस्ट्रूमेंट्स मतलब। ठीक है, तो कई सारे इनके एसेट्स कमीशन किए जाएंगे इस साल, इंक्लूडिंग नवी मुंबई एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये भी कमीशन हो जाएगा एंड यहाँ पे काफ़ी जो इनके कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है ये अलग अलग सोर्सेस से लेकर आएगा। तो ओवरऑल टॉप 10 इक्विटी ऑफरिंग्स अगर आप देखें तो इसमें क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2020 में क्या किया था? 50,000 करोड़ रेज किया था राइट इशू के करके। वैसे ही भारती, वोडाफोन आइडिया, सब ने राइट्स इशू किए। तो ये अलग अलग सोर्सेज हैं कैपिटल के, इशू टाइप आप देखें सोर्सेज। तो आप चाहे तो मैं इस पर डिटेल वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।